है न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। एटम बॉम्ब या फुलझड़ियां, ट्रैक टू मुज़ाकरात या ट्रैक टू एहतजाज, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। पाकिस्तान में सियासी इत्तेहाद बनने, उनमें इख्तिलाफात होने, दरारें पड़ने और आखिरकार टूट जाने की तारीख पुरानी है। सियासी इत्तेहाद कभी हुकूमतों को गिराने के लिए बने तो कभी हुकूमतें बनाने के लिए। इंतखाबी इत्तेहादों में 9 सितारों वाले इस्लामी जमहूरियत इत्तेहाद या IJI ने कामयाबी जरूर हासिल की, लेकिन ये इत्तेहाद आज तक मुतनाज़ा है। इस वक्त अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद PDM मैदान में है। ये इत्तेहाद हुकूमत गिराना चाहता है, लेकिन कैसे गिराएगा कुछ पता नहीं। लॉन्ग मार्च करना चाहता है, लेकिन कब करना है, कहां से चलना है, कहां रुकना है, कुछ पता नहीं। धरना देना चाहते हैं, लेकिन किस तारीख को देना है, कहां से देना है, कुछ पता नहीं। लॉन्ग मार्च, धरने और इस्तीफों से भी हुकूमत ना गिरी तो फिर क्या करना है, इसका भी कुछ पता नहीं। वजीर आजम कहते हैं कि PDM की अंदरूनी इख्तिलाफात की वजह से ये इत्तेहाद अपनी मौत आप मर जाएगा। इस्तीफों वाले अब इस्तीफे देने से भाग रहे हैं। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हमारे इस्तीफे एटम बॉम्ब है, लेकिन ये कैसे एटम बॉम्ब है कि चलने से ही डर रहे हैं। ये कैसे एटम बॉम्ब है कि चलाने वाले परेशान हैं, कंफ्यूज हैं, सोच में गुम हैं। ये कैसे एटम बॉम्ब है कि सिर्फ क़यादत को जमा करवाए जा रहे हैं, स्पीकर तक पहुंचने से ही घबरा रहे हैं और जो स्पीकर तक पहुंच गए वो इनकारी हैं। ये कैसे एटम बॉम्ब है कि स्पीकर तस्दीक के लिए बुला रहे हैं, लेकिन देने वाले तस्दीक से भाग रहे हैं। ये कैसे एटम बॉम्ब है कि चलाने का वक्त ही तय नहीं हो रहा और तारीख पर झगड़ा चल रहा है। भाई ये कैसे एटम बॉम्ब है कि आसिफ जरदारी इस्तेमाल ना करने पर कायल कर रहे हैं। ये कैसे एटम बॉम्ब है कि देने वाले सुस्त और कबूल करने वाले तेज हैं। क्या इन एटम बॉम्ब से हुकूमत अपनी जगह से हिलेगी या एटम बॉम्ब चलाने वाले ही अपनी अपनी जगहों से हिल जाएंगे? आज प्रोग्राम में इस पे हम बात करेंगे और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं फैसल वावडा साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सरदार नबील गबोल साहब ने ज्वाइन किया है। PMLN से सेनेटर जावेद अब्बासी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और फैसल वावडा साहब, इससे पहले मैं ब्रेक लूँ, मैं सोच रही हूँ कि पहले ही प्रोग्राम में शुरू में आपसे जरा एक पेशन गोई करवा लूँ, क्योंकि मुझे याद है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से पहले आपने ये पेशन गोई की थी कि ये जो सारी ऑपोजिशन है ना, ये लेट कर वोट देगी, और ऐसा ही हुआ था। तो सर, अब ऑपोजिशन के सेनेट इलेक्शन लड़ने और इस्तीफे देने से मुतालिक क्या पेशन गोई करेंगे आप? बहुत शुक्रिया पारस साहिबा। देखिए जी, सेनेट के इलेक्शंस भी होंगे, उसमें ये शिरकत भी करेंगे। कभी मौसम की खराबी, कभी कोविड का ड्रामा, और कभी तारीख की आगे, कभी CC की मीटिंग का बहाना, कभी किसी की क़यादत के अंदर फासले, सब कुछ टोपी ड्रामे के बाद हासिल रसूख जीरो, कुछ नहीं होना। ऐसी तनख्वाह पे काम करेंगे, बल्कि और शर्मिंदा और बेइज्जत होकर यहाँ से जाएंगे। रास्ता नहीं मिल रहा, ना रास्ता देंगे। उन्होंने कहा था 400 इस्तीफे हम मुंह पे मारेंगे, मरियम नवाज ने कहा था। हमने कहा जी हम कबूल करके उसी तेजी से लाते, ना वो आ रहे इस्तीफे, ना हम लात मार पा रहे, हम तो रेडी बैठे हुए हैं। और जो 2 इस्तीफे आए थे तो हाथ पैर जोड़ने पे कनीजें लग गई हैं कि जी हमारी माफी कर दें, हमने कोई नहीं दिया, वो तो हमने दिखाने के लिए किया था। और आखिरी ये चीज आपके शो की ब्रेक से पहले कि जो एटम बम की आपने बात की है, 1945 में एटम बम चला था, उसके सबने दिखाने के लिए रखा है। तो बिलावल साहब बड़े क्लियर है, एटम बम चलाए जाते, दिखाए जाते, वो दिखा रहे हैं, हम देख रहे हैं। एटम बम चलेगा ना कुछ होगा, सब इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। NRO बस पता नहीं होगा। जब सेनेट का इलेक्शंस हो जाएंगे तो इमरान खान साहब 2020 का मैच खेलेंगे और 7 नस्लें उसको याद रखेंगी। लेकिन फिर भी बिलावल कहते हैं इस्तीफे एटम बॉम्ब हैं। जरा मैं ब्रेक लेती हूँ गबोल साहब से, फिर इस पे जरा डिटेल में बात करूंगी। बताइएगा कि ये एटम बॉम्ब कब चलेंगे भी या नहीं चलेंगे। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज बीट। जी गबोल साहब, ये ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी सर, बिलावल भुट्टो कहते हैं हमारे इस्तीफे एटम बॉम्ब हैं। सर, ये कैसे एटम बॉम्ब हैं कि चलाने और ना चलाने पर ही इख्तिलाफ हो गया है? कोई डर है, कोई कंफ्यूजन है, या दिल नहीं चाह रहा क्योंकि पता है ना कि सिंध हुकूमत की कुर्बानी देनी पड़ेगी? फिर देखिए पारस, एटम बम जो होता है ना, वो बिल्कुल आखिरी में जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और फिर आपको ये समझ नहीं आता है कि और कोई रास्ता नजर नहीं आता है, तब आप एटम बम चलाते हैं। जब
उसको एक डिस्ट्रक्शन, बर्बादी कहते हैं, वो एटम बम के नतीजे में आपको पता है कुछ भी हो सकता है। जो ये एटम बम बात कर रहे हैं चेयरमैन बिलावल, मैं समझता हूँ कि इस एटम बम यानी इस्तीफे के बाद कुछ भी हो सकता है। उसको आप इस अंदाज में अगर समझें कि इस एटम बम के बाद जमहूरियत भी खतरे में तो नहीं पड़ेगी, बल्कि जमहूरियत रहेगी नहीं। अच्छा। तो ये आखिरी ऑप्शन होगा। इसलिए हम इतनी जल्दी में एटम बम नहीं चला, कोई मुल्क इतनी जल्दी में एटम बम नहीं चलाते एक दूसरे को, सही का फैसला दिखाने के लिए। लेकिन अभी ये तो सिर्फ दिखाते दिखाते अगर आखिरी में जब चल जाएगा तो फिर हमें खतरा ये है कि फिर इसकी लपेट में सब आ जाएंगे। तो इसलिए सोच समझ के फैसला किया है कि ये जो इस्तीफा है ये सोच समझ के देंगे। आपके जो पीपल्स पार्टी का कंडक्ट है ना, उस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। धरने के खिलाफ आप लोग हैं कि धरना नहीं देना। 29 तारीख को आपने डिसाइड करना है कि आपने इस्तीफे देने हैं या नहीं देने, और कहा जा रहा है लॉन्ग मार्च की डेट में ताखीर भी आपकी वजह से हो रही है। फिर आप कहते हैं कि हम कोई स्पेस नहीं छोड़ेंगे, हम ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ेंगे, हम सेनेट इलेक्शन भी लड़ेंगे। पीडीएम को कैसे मनाएंगे इन सब के ऊपर? और अगर पीछे हट गए तो पीडीएम का क्या होगा? कोई सूरत नहीं है कि पीडीएम को हम जो है छोड़कर, या पीडीएम का खत्म होगा। जैसे आपने कहा ये इत्तेहाद जो है पहले भी खत्म हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम बिल्कुल यूनिटी है पीडीएम के अंदर, और ये बातें हैं सिर्फ कि मौलाना फजल अहमद जो है वो नाराज हैं, या वो कल लड़काना नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनकी कोई नाराजगी, ऐसी कोई बात नहीं। उनकी तबीयत नासाज है। उन्होंने अपनी 5 रुकनी वफ्द भेजी है, उन्होंने जो उनको रिप्रेजेंट करेगी। मरियम पहुंच चुकी है, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि पीडीएम का जो ये तहरीक है, इस तहरीक को जिस तरह जो प्लान किया उसी के मुताबिक चल रही है। सर ठीक है, लेकिन एक और बात ये की जा रही है कि अगर सेनेट के इलेक्शंस जो होंगे, अगर उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट की सीट और सेनेट में ऑपोजिशन लीडर दे दिया जाए तो फिर पीपल्स पार्टी का हुकूमत की तरफ रवैया कुछ नरम हो सकता है। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। ये हम लेन देन के लिए पीडीएम को पीठ पे छुरा नहीं घोंपेंगे। अच्छा। मैं नहीं समझता हूँ कि ये सच है। लेकिन हाँ, अगर सेनेट, अव्वल तो हमें नजर नहीं आ रहा सेनेट का इलेक्शन, और अगर सेनेट के इलेक्शन ये करा भी देते हैं तो हम ज़ाहिर है खाली ग्राउंड तो नहीं छोड़ेंगे, हम हिस्सा जरूर लेंगे। हमने किसी भी इलेक्शन में कभी बॉयकॉट नहीं किया, जहाँ तक आपको याद होगा महासभा 1985 के, तो हम समझते कि बॉयकॉट करना जो है वो बेसुध होगा। सारी नजरें इस वक्त पीपल्स पार्टी पे हैं। लोगों को शक है आप पे कि कहीं आपकी बात चल रही है और अपना काम निकाल के आप साइड पे हो जाएंगे और पीडीएम की सारी जमातें आपका मुंह देखती रह जाएंगी। ठीक फरमाया वैसे आपने। नहीं, ऐसी पॉलिसी हमारी नहीं है कि खाए पिए आनंद और भाड़ में जाए। सोच के जवाब दे रहे हैं काफी। ठीक, जावेद अब्बासी साहब, इंशाल्लाह आप देखेंगे। राइट जी, हम तो देख ही रहे हैं। ऐसी पॉलिसी हमारी नहीं है, पाकिस्तान ही देख रहे हैं, हम फोर फ्रंट में रहेंगे। ठीक, जावेद अब्बासी साहब, ये कैसे इस्तीफे हैं कि आपके 2 MNAs उन्होंने इस्तीफे दिए स्पीकर को, और जब स्पीकर ने तस्दीक के लिए बुलाया तो नून लीग वजाहतें देती फिर रही है कि नहीं जी हमने तो स्पीकर को इस्तीफे नहीं दिए थे। ऐसे इस्तीफे देने हैं सर आपने, या ये सिर्फ आपकी पार्टी लीडरशिप और आप तक ही गेम चलती रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल 2 इस्तीफे जिनकी आपने बात की है वो हमारी नज़र से भी गुजरे हैं। जो 2 MNA साहिबान है वो कह रहे हैं कि हमने इस्तीफे स्पीकर नेशनल असेंबली के हवाले नहीं किए थे। तो स्पीकर का हमने पार्टी से, मैं बात पूरी सुन लें जी। उन्होंने कहा कि बुलाए और असरटेन करें। उन्होंने जो लेटर लिखा, मेरा ख्याल है कि वो अगर इस्तीफे उनके, चूँकि बकौल उन्होंने जो MNA साहिबान ने कहा है कि हमने ओरिजिनल इस्तीफे हमारे पास है और हमारी पार्टी के पास है, तो मेरा ख्याल है मंडे या ट्यूजडे को ये सारी चीज़ें सामने हो जाएगी। आज कल बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जी कि वो चीज़ वैसे किसी ने रेफ़र कर दी होगी, फ़ोटो कापी हो सकती है, वरना फ़ोटो कापी पे एक्सेप्ट होता है। और अगर सपोज कर लिया जाए कि अगर हमने इस्तीफे देने होते तो किसी 2 MNAs क्यों देते हैं? सवाल है सिर्फ 2 ही क्यों रेफर किया, तो 2 ही को क्यों? सोशल मीडिया पे तो सबने पोस्ट कर दिए थे दाद वसूल करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक कन्फ्यूजन ज़रूर आई है। ये असरटेन करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि ये किसने ऐसी हरकत। बड़ी बातें तो नहीं करनी जो अब निभाई नहीं जा रही हैं और अब जान छुड़ाना चाह रहे हैं आप लोग इन बातों से? मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई ऐसी बात है। अगर तो इस्तीफे देने हुए तो ये फैसला किसी एक जमात का नहीं है। ठीक है। ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर कहा गया था कि तमाम जो सियासी लीडर्स हैं वो अपने पार्टीज के हेड्स को इस्तीफे दे दें, और उसके बाद पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ये फैसला होगा कि हमने इस्तीफे कब
किस वक्त और किसको देने। राइट। अगर वो सारे इस्तीफे इकट्ठे होकर अगर पीडीएम की लीडरशिप फैसला करेगी कि वो किस दिन हमने देने, वो अगर आएंगे तो सबके सामने आएंगे। इस्तीफा फैसला नहीं हो पा रहा। नहीं, अभी इस्तीफे देने का स्पीकर को भेजने का फैसला नहीं हुआ था। अभी फैसला ये हुआ कि अपनी अपनी पार्टीज को। राइट। 31 दिसंबर में अभी एक हफ्ते से भी कम टाइम रह गया है। क्या सेनेटर जावेद अब्बासी साहब ने अपना इस्तीफा अपनी पार्टी क़यादत के पास जमा करा दिया है? नहीं, मैंने नहीं कराया। और नहीं कराया? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं करवाया। दिल नहीं कर रहा होगा? नहीं, दिल नहीं। ये फैसला पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर हुआ कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान के जो मेंबर्स होंगे वो अपने रिजाइन नहीं करेंगे। अच्छा, आप नहीं देंगे इस्तीफे? वो अभी तक यही फैसला है कि कैसे फैसले एमएनएस ने देने हैं सिर्फ? मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज एंड मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबलीज के लिए अभी तक ये कहा गया है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मेंबरों के लिए अभी तक ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे और कैसे फैसले हो रहे हैं? देखिए, ये फैसले किसी की ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं हो सकते। ये लीडरशिप बैठती है। आपकी अपनी ये फैसले वो समझते हैं कि हमने किस वक्त कौन सा फैसला करना है। ये इख्तियार मेहरबानी करके आप उन जमातों को जरूर। जी जी बिल्कुल, आप ही का इख्तियार है। आप आपस में गेम खेलते रहे। हुकूमत अपनी मर्जी है, वो जिस तरह करे। अभी मैं बड़ा अरसा हो गया वाडा साहब के साथ कोई प्रोग्राम नहीं किया मैंने वाडा साहब से हमें, लेकिन आज बड़े अरसे की बात उन्होंने जो फरमुदात सुनाए हमें। अभी बात करूंगी, अभी और फरमुदात जरूर सुनाएंगे। आप एक बात समझें कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे के अंदर जितनी भी सियासी जमातें हैं जी, ऐसा नहीं है कि हम एक जमात के अंदर जम हो गए। ऐसा भी नहीं है कि कल हमने क्या दिया कि हमने इलेक्शन एक प्लेटफॉर्म पे लड़ना है। ऐसा भी नहीं कहा कि हमारी सारी पॉलिसी होगी। कुछ चीजों पे जिन नुकात पे हमारा गठे हैं उन पर तुम आगे आगे चलेंगे, आप सारे मिलकर चलेंगे। बाकी हमारी अपनी पार्टीज की पॉलिसीज हैं, उस पर लेके चलेंगे। आपकी पार्टी में एक आखिरी बात, वो ये बात कही जा रही है कि ये जो धरने की बात है ना, ये मौसम अभी सर्द है तो इसलिए मार्च में धरना हो सकता है। ये नून लीग की तरफ से कहा जा रहा है। क्या वाकई ये वजह मौसमी है या फिर कोई बर्फ पिघलने का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? ना तो मौसम की बात है, ना किसी बर्फ का इंतजार है। ठीक है। अभी तक पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे इस तारीख का फैसला नहीं हुआ कि किस दिन हमने आना है, किस दिन हमने मार्च करनी है, किस दिन धरना देना है और किस तरह देना है। अल्लाह करे फैसला हो जाएगी। ये अगर बातें हम पहले ही बता दें, ये ऐसे सवालात हैं, ऐसी चीजें जो हमारे बहुत बहुत वक्त पर ये हम इस्तेमाल करेंगे। और ये भी बार बार बात चल रही थी कि इस्तीफे नहीं दे रहे, और आपने भी कहा क्या बड़ा आपने बिलावल भुट्टो ने कहा एटम बम, आपने इंट्रो में बड़ी लंबी। ओके सर, उसमें सर मैं इतना कह दूं कि जब एटम बम क्या होती है, जब संभलने का उनको मौका नहीं देंगे, इसलिए ये फैसला उन्होंने करना है। ठीक है, वाडा साहब फैसला ये बिल्कुल नहीं किया कि किस दिन देना है। लिहाजा ये बात कहना कि इस्तीफा पे लोग इकट्ठे नहीं है, नहीं दे रहे, वाडा साहब ये एटम बम चलेगा तो वो कह रहे हैं संभलने का मौका नहीं मिलेगा। ऑपोजिशन के जवाब भी दे दें और एक सवाल भी ले लें, क्योंकि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि वजीर आजम आजकल फैसल वाडा की और मुराद सईद की बड़ी सुन रहे हैं, और आप उन्हें ये कहते हैं कि डट जाएं, लड़ जाएं और इस ऑपोजिशन को नहीं छोड़ना है। सर ऐसे ही है? देखिए पारा साहब, सबसे पहले तो ये कि आप दोनों मोअज़्ज़ज़ गेस्ट जो हैं और सीजन पॉलिटिशियन है, उनकी तरफ से ना ही समझे ना, आप भी उनको कोने पे लगाई जा रही हैं। वो बेचारे कह रहे हैं आपको एक तरीके से, एक मजबूरी के तहत, क्योंकि दूरंदेश लोग हैं, समझदार है कि ना इस्तीफे आ रहे हैं, ना मौसम की खराबी भी आने वाली है। सीसी के इजलास में भी कुछ लोग एक तरफ खड़े हो जाएंगे, लीडरशिप के भी मसले पड़ गए। मौलाना साहब के किराए के भी रेट का तयन नहीं हो पा रहा, जैसे वो सिंध में नहीं आ रहे। उन्होंने उनसे कहा कि मैंने आपसे कुछ अफसरों से कहा था कि इन अफसरों को यहाँ वहाँ लगा दें, तो वो इन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने नहीं लगाए। तो आपको तो पता है कि फतवा पहले बेनज़ीर साहिबा के ऊपर दिया था, तो उनको डीजल के परमिट दे दिए गए थे। तो मौलाना की तो कीमत है, यहाँ तो खैर बहुत सस्ती कीमत थी सूबे के अंदर, जो नहीं पूरी की नबील कबूल साहब की पार्टी ने। लेकिन आप प्लीज, मेरी आपसे गुजारिश होगी पारा साहिबा कि आप इनको दीवार से और कॉर्नर से ना लगाए। ये विजनरी फार साइडेड पॉलिटिशियंस हैं, ये आपको कह रहे हैं, ना ही समझे ना आप। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ। हम आपसे ये कह रहे हैं कि जी कल की जगह आप आज इस्तीफे दे दें। आपकी मरियम नवाज जो कह रही थी हमारे मुंह पे 400 इस्तीफे मारेंगी, हम उनसे कह रहे हैं हमारा मुंह हाजिर है, हमारे मुंह पे इस्तीफे मारे, हम कबूल करके आपको कस के लात मारेंगे। हम बेताबी से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप पैरों पे पड़ गए। नंबर 2 ये कि अभी तो पीपल्स पार्टी के अंदर हमारी तो मारूसी सियासत है नहीं कि कोई मुसलत कर दिया जाएगा। जी इमरान खान कहे जी मेरे बच्चों में से मेरे बहन या बेटी के बाप के आगे खड़े हो जाओ और ये तुम्हारा लीडर हो गया। आज़ाद हमारी पार्टी है, आज़ाद हम लोग हैं। और बिल्कुल नबील कपूर साहब की बात को मैं सराहता हूँ, जावेद अब्बासी साहब की बात को मैं सराहता हूँ कि सेनेट में नहीं देंगे, सूबे में नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ने कभी भी मुल्क तोड़ने और जमहूरियत को रैप करने की कोई साजिश कभी भी नहीं की है। हाँ जी, है ऐसा। ये मरियम नवाज ने कोशिश की थी
वो जो जनाजा निकला है जलसे का, अपने बारे में बताएं सर। आप जरा वजीर आजम को अच्छे अच्छे मशवरे देना ताकि ये माहौल कुछ बेहतर हो, मामला बेहतर हो, ना कि मजीद खराब हो। आपकी अपनी पार्टी के कुछ सीनियर लोग कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए ना इलेक्शन, सेनेट इलेक्शन का बाइकआउट होना चाहिए, ना इस्तीफे देने चाहिए। तो कोई आप लोगों के रवैये में तब्दीली, नरमी आ सकती है? पारस साहिबा, कुछ नहीं होने वाला। ये सब सियासी जिंदा रहने के लिए, मीडिया की स्पीच लेने के, स्पेस लेने के लिए हो रहा है। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, अब तसल्ली रखे। दुरानी साहब क्यों गए थे शहबाज शरीफ के पास? काबिल पहले की तरह नहीं रहेंगे। वो क्या बात करने गए थे? साहब एक पाकिस्तानी की हैसियत से अगर आप भी चली जाएंगी या नबील साहब भी चलेंगे तो किसी को पाबंद रोका तो नहीं जाता। पीर पगाड़ा इत्तेहादी हैं आपके। हम आपसे बातचीत करने को तैयार है, माइनस एनआरओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने आधा फिर से टेबल के ऊपर बैठना है हमारे साथ। पीपल्स पार्टी के अंदर सारी चीज व्हीलिंग डीलिंग और जो डिसीजंस हैं वो जरदारी साहब लेते। और आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मुझे आप ये बताएं कि क्या मंजर होगा कल सिंध की आवाम को, क्या मैसेज मिलेगा कि जो इतना बड़ा सानिया हुआ हमारी बेनजीर साहिबा का अफसोसनाक दिन है, क्या उसमें बताएंगे कि जिन लोगों ने उनकी जिंदगी में उनके ऊपर तोहमतें लगाई, ठीक है सर, नवाज शरीफ सर मैं आती हूँ जलसे पे, और जो इल्जामात लगाए वो वहाँ बैठे होंगे। मुझे एक बात बताइए, वजीर आजम किन शवाहिद पे या किस कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कर रहे हैं कि जो इनका पीडीएम इत्तेहाद है वो मुर्दा हो जाएगा? कि मतलब आप अपने मुर्दा अगर ये हैं भी इनका इत्तेहाद, तो आप अपने हर इजलास में उस पर बात करते हैं, लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज उसके ऊपर करते हैं। क्या मौलाना साहब की पार्टी में चंद आवाजें उठी और आप इतना बाएतमाद होकर कह रहे हैं कि जी ये टूट जाएगा? ये अरे साहिबा, एक तो कुछ केसेस का मंतकी अंजाम तक वो पहुंचने वाले हैं, ये भी इनको पता है। दूसरी चीज ये कि बाकी जो नैबज़दा है या केस शुदा है उनको भी पता है उनका मंतकी अंजाम तक जा रहा है। मौलाना के पास तो कुछ देने को है नहीं। मौलाना के पास क्या है? मौलाना इस्तीफे मांगने निकला तो अपने लाले पड़ गए, और इस्तीफा वो लेना जो इलेक्टेड हो, वो तो इलेक्टेड ही नहीं है, वो तो रिजेक्टेड है। तीसरी चीज ये कि बिलावल साहब ने जो बात की है, देखिए उनकी बातें दूर अंदेश बातें होती है, आप समझा करें इन बातों को। ना जज्बाती है, ना वो प्रिटेंशियस है, ना वो एक्टिंग कर रहे हैं, ना वो अपने आप को जज्बाती बयान देते हैं। वो आपको ये कह रहे हैं कि हमारे पास आइटम बॉम्ब है। आप समझे उसकी लाइन के बीच में कि एटम बॉम्ब 1945 के बाद नहीं चलाया गया था, हम भी नहीं चलाएंगे। ठीक है। दूसरा वो कहते हैं हमारी सीसी फैसला करेगी। मेरा आखिरी सवाल पारे साहब आपसे ये है कि ये महीने तो बढ़ते गए, नवंबर से मार्च तक। मेरी गुजारिश होगी अपने इज्जतदार गेस्ट से कि एक साल भी बता दें कि कौन से साल ये मार्च होगा, कौन से साल ये होंगे और कौन से साल ये धरना देंगे। आपने भी मौलाना साहब की बात की सर, आपकी हुकूमत धड़ाधड़ मौलाना फजल रहमान के ऊपर करप्शन के इल्जामात लगा रही है, फैसल वाडा साहब, और वो भी खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं, तड़ियां लगा रहे हैं नैब को कि अगर हिम्मत है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करके दिखाएं। उनकी पार्टी कह रही है जीएचक्यू के बाहर धरना देंगे। ये कहाँ है हुकूमत? पीडीएम आने दे इस्लामाबाद, जो मरियम साहिबा ने कहा था लाहौर में कुल्फी का, वो सियासी कुल्फी जमाएंगे, ना खाई जाएगी, ना निगली जाएगी, ना उगली जाएगी, ना पिघलेगी। नहीं सर, आप आने तो दे। मैं मौलाना साहब का सवाल किया है, तो आपकी इन बातों से और लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मौलाना का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हिम्मत है तो जेल में डाल के दिखाएं उनको। आप पारस साहिबा, आप हर चीज क्यों चाहती हैं वक्त से पहले हो जाए? क्योंकि आप इल्जाम लगा रहे हैं। नून लीग की तरह थोड़ी हुकूमत करते हैं कि हम सैफुर रहमान या जज को फोन कर दे, इसको अंदर डाल दो। इदारे हैं। मौलाना साहब से पहला सवाल किया है, भाई नौकरी क्या है, कारोबार क्या था? जो 25 लाख का घर है उसके 2.5 करोड़ पे मैंने लगा दिए, नबील साहब लगाएंगे, अब्बासी साहब लगाएंगे। अभी एक खिलौना है, खेलने दें। आपको क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों नहीं चाहती पाकिस्तानी खेले और खिलौनों से? बाकियों का एहतसाब हो रहा है तो फिर उनका भी जल्दी जल्दी होना चाहिए। ठीक है, FIA तो आपके अंडर है ना, इतने बड़े बड़े इल्जाम हैं तो। अभी तो हम चाबी भी निकालेंगे, अभी तो हमने सिर्फ बैटरी निकाली है, अभी तो चाबी निकलनी है, अभी तो पुरजे चीजें डीली होनी है। फिक्र मत करें, सब आपको मिलेगा। एक जाती सवाल कर लूं आपसे, चूंकि अब एहतसाब का जिक्र हो गया, तो अपोजिशन आप पे बड़ी उंगलियां उठाती है और आपकी मिसाल देती है कि इलेक्शन कमीशन में आपका दोहरी शरीयत का केस चल रहा है और उस पे तारीख दी जा रही है। तो सर ये तारीख पे तारीख क्यों ली जा रही है? वो कहते हैं फैसला क्यों नहीं होता आपके केस का? देखिए जी, मेरी बात सुने, बड़ी मौजूदा गुजारिश आपके साथ ये होगी कि ना तो मैं यहाँ से भागा हूँ, जो कोर्ट के अंदर चीजें चल रही हैं वो कोर्ट के अंदर मैं फेस भी कर रहा हूँ, उसके जवाबात भी दे रहा हूँ। अगर नवाज शरीफ को सजा होने में 35-40 साल लगे तो इतनी जल्दी मेरे केस में ना रखे ना। अभी तो नहीं, फिर ऑपोजिशन कहती है कि आप लोग चाहते हैं कि ऑपोजिशन के जहां केसेस हैं वहां पे आप कहते हैं कि जल्दी हियरिंग्स होनी चाहिए, जल्दी फैसले होने चाहिए, और जहां पे हुकूमत के केसेस हैं वहां पे स्टे ले लिया जाता है या फिर तारीख पे तारीख मिलती है। पारा साहिबा, अगर मैं बाकियों की तरह मैं कुछ लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए जी, हमारे पास तो जो भी है ना वो सियासत में आने से पहले का है। हमारे पास हम
छत भी थी अल्लाह के फजल से, 3 टाइम खाना भी था, कपड़े भी थे, और जो लोग बगैर चप्पल के आए थे उनसे हम पूछ रहे हैं अपनी नौकरी और अपनी कारोबार बता दो, वो उससे भाग रहे हैं। हम भागने इस बार तलाशी, अब हमें किसी भी किस्म की तलाशी लेनी पड़े, हाथ उठा के लेनी पड़े या जमीन पर लिटा के लेनी पड़े, तलाशी हम जरूर लेंगे। नबील कबोल साहब, अगर आप इस पे कुछ कहना चाहें तो कह दीजिएगा, लेकिन मेरे पिछले प्रोग्राम में आपने कहा कि मामलात मुफाहिमत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं राब्ते भी हो रहे हैं, बर्फ भी पिघल रही है, तो सर आप कुछ हुकूमती लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये राब्ते कहां तक पहुंचे हैं अभी तक, क्योंकि मरियम नवाज तरदीद कर रही हैं। ये कोर्ट लगभग जेल तक पहुंची है, और जिस तरह अभी आपने कहा कि खुद इत्तेहादी अगर एक जमात का जो है वो अपोजिशन के लीडर से जाकर जेल में मुलाकात करता है जी, तो मेरे ख्याल में किसी बच्चे को भी समझ आएगा कि इत्तेहादी को भेजा किसने, वो भिजवाया गया है, दुरानी खुद नहीं गया, दुरानी को भिजवाया गया कि भाई जाके बात करो। और मैं आने वाले दिनों में देख रहा हूँ कि शहबाज शरीफ जल्द ही जमानत पे बाहर आने वाले हैं, और मैं समझता हूँ कि जो इदारों के दरमियान और जो लीडर्स के दरमियान और अपोजिशन के जो लीडर, मैं नाम लेना चाहता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन और पैदा हो, नवाज शरीफ साहब के जो बयानात थे हमारे इदारों के जो सरबराह हैं उनके खिलाफ, वो उस चीज को हम सपोर्ट नहीं करते। हम समझते हैं कि हमारे इदारे हमारी फौज है, अगर हमारे फौज के सरबराहों का नाम इस तरह जलसों में लिया जाता है तो वो फिर हमारे मुल्क के लिए या हमारे इदारों के लिए या हमारे अपने लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छी बात है। वो चीज जो है उसको अब उस टेंशन को खत्म, हमारे, मैं तो नहीं ले रहा, मतलब PML नून की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखें उस चीज को, उस टेंशन को खत्म करना है हमें। PDM के ही अंदर लोग देखें, एक बयान अगर नवाज शरीफ साहब ने दिया और एक आर्मी चीफ के सरबराह का नाम लिया अवामी जलसे में, तो मैं पर्सनली समझता हूँ कि ये चीज नहीं होना चाहिए। हमें अपने इदारों, हाँ, हमें इंडिया के आर्मी चीफ के बारे में जरूर बात करना चाहिए कि वो बलूचिस्तान में क्या कर रहा है, वो यहाँ पर हमारे मुल्क के अंदर किस तरह जासूसे बेचकर हमें नुकसान देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने इदारों के सरबराहों के बारे में इस तरह अवामी जलसों में नहीं बात करना चाहिए। ये हमारी सोच है और मैं समझता हूँ मेरी पार्टी की बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मेरे अरकान पर दबाव डाला जा रहा है और मुझे मजबूर ना किया जाए कि मैं फिर बेनकाब करूं। तो ये कौन बिलावल भुट्टो के ऊपर दबाव डाल रहा है, ये कौन सी कुव्वतें हैं जो दबाव डाल रही हैं, और वो कब बेनकाब करेंगे, क्योंकि कई बार वो ये बात कर चुके हैं। ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से फोन जाते हैं हमारे MNS को, अच्छा, और हमारे MPs को भी, और उन्होंने जो ये बात की है वो उन्होंने किसी एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र नहीं किया है। दबाव जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से आ रहा है। सर वो फोन करके क्या कहते हैं, कौन बैठा हुआ है, कौन चला रहा है प्राइम मिनिस्टर साहब को, सर वो क्या कहते हैं फोन करके? वो फोन करके कहते हैं इस्तीफे मत देना वरना नैब में केस खुल जाएंगे तुम्हारे। प्राइम मिनिस्टर हाउस के नंबर से 922266 है, नंबर फोन जाता है 922266। राइट। एक बात और बता दें, पीपल्स पार्टी में कौन फैसले कर रहा है, बिलावल भुट्टो कर रहे हैं या आसिफ अली जरदारी साहब फैसले कर रहे हैं? फैसले होते हैं वो मुशावरत से करते हैं, और पीपल्स पार्टी के अंदर सेंट्रल कमेटी है, वो सेंट्रल कमेटी फैसला करती है। 29 को सेंट्रल कमेटी की मीटिंग है, उससे काफी अहम फैसले होने जा रहे हैं। ओके, अच्छा जावेद भाई साहब, ये जो ट्रैक 2 मुज़ाकरात की बात हो रही है, मरियम नवाज ने तो इसकी तरदीद कर दी कि कोई ऐसे मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। वो कहती हैं कि PDM का फैसला ये है कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, अगर हम इसका हिस्सा बने तो इसका मतलब ये है कि हम अपने मकसद से पीछे हट गए। आपको याद है BBC का उनका इंटरव्यू, उसमें वो कह रही थी इर्द गिर्द के लोगों के साथ हमारे राब्ते हो रहे हैं। तो भाई जब उनके इर्द गिर्द के लोगों के साथ राब्ते हो सकते हैं तो मियां नवाज शरीफ के साथ भी तो हो सकते हैं ना, फिर कैसे डिनाई कर रहे हैं आप? देखें, एक जो ये जो जेल में मुलाकात हुई है ये तभी मुमकिन हो सका है कि हुकूमत ने ज़रूर उन्हें फैसिलिटेट करवाया होगा, क्योंकि या हुकूमत करवा सकते हैं या नैब करा सकती है। मैं भी वैसे मुलाकात नहीं कर सकता, मैंने बड़ी कोशिश करने के बावजूद भी नहीं करवा सकते, तो ये तो हुकूमत बता सकती है कि ये मुलाकात इन्होंने क्यों अरेंज करवाई है। वाडा साहब कह रहे कोई भी कर सकता है, नहीं बता रहे थे ना कि आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ। आप मेहरबानी करके आप कल ट्राई कर लें। कोई भी इस वक्त तक कर नहीं सकता जब तक हुकूमत फैसिलिटेट ना करे या नैब फैसिलिटेट ना करे, तो वैसे मुलाकात करना वहाँ मुमकिन नहीं है। कैदी की विल भी तो शामिल होगी ना सर, उन्होंने भी तो उसको वेलकम किया होगा ना। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि दुरानी साहब गए हैं, दुरानी साहब चूँकि इत्तेहादी हैं इस वक्त तक हुकूमत के, तो हुकूमत को पता होगा और यकीनन उनसे पूछा होगा और हुकूमत से बात करके गए होंगे और हुकूमत को पता होगा कि वो क्यों गए, ये तो हुकूमत को पता होगा। पीर पगाड़ा साहब
काम ही मुफाहमत का करते हैं, वो पसंद करते हैं कि बातचीत सियासी लोग एक दूसरे से मिलते भी रहते हैं, इसको कोई ऐसी बात मैं नहीं कहता। सियासी जमातों के लोग आपस में मिलते रहते हैं, सियासी लीडर भी जाके एक दूसरे को मिलते रहते हैं, मैं ये नहीं कहता। क्या ये बात ठीक है कि शहबाज शरीफ ने दुरानी साहब से ये कहा है कि पहले ढील दो फिर डील होगी, और इस अगर वजीर आजम अपना कोई रवैया नरम कर सकते हैं तो फिर बात हो सकती है? ऐसी कोई बात बिल्कुल न हुई है, ना कही गई है, ना ही मेरी कोई रब्ता शहबाज शरीफ साहब से अभी तक हुआ है कि क्या बात अंदर हुई है। मेरा कोई डायरेक्ट हमारा अभी तक उनसे खुद रब्ता नहीं हुआ। जो दुरानी साहब ने मीडिया में बात की, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने कहा कि मैं तो जेल में हूँ, आप बाहर जो लोग हैं उनसे बात करें। उन्होंने दुरानी साहब ने जो बातें की हैं, ना ही कोई एक जमात आप मुज़ाकरात कर सकती है, ना इसको करना चाहिए। और अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश भी की, वो जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान के लिए कोई खिदमत नहीं होगी। अब हमारे लिए जरूरत है कि हम एक पीडीएम का हिस्सा है, सारे बैठे हुए पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे, और अगर कल कोई और पीडीएम पे लीडरशिप बैठ के कोई फैसला कर लेती है, वो फैसला ही ठीक है, लेकिन लगता है कि कम से कम कोई फैसला नहीं है, और ना ही कहीं मुज़ाकरात हो रहे हैं। आपको अहमियत देने के लिए तैयार नहीं है, चूंकि वो कह रहे हैं पीडीएम का जो इत्तेहाद है ना आपका, ये मुर्दा हो जाएगा। तो वो क्यों कह रहे हैं मुर्दा हो जाएगा जब आप इतना उसको एक्टिव बता रहे हैं? तो वज़ीर आज़म साहब ने ये भी कहा था कि मैं 50 लाख घर बनाऊंगा, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, मैं आऊंगा तो यहाँ मुल्क में करप्शन का खात्मा होगा। जरा सुन ले, मैं आऊंगा तो यहाँ महंगाई का खात्मा होगा, मैं आऊंगा तो कीमतें नीचे लेके आऊंगा, मैं आऊंगा तो दुनिया भर से इन्वेस्टर आएगा। आज पाकिस्तान के माशी हालात आपने देखे किस सतह पर पहुंच गए, और 2.5 साल बाद अगर हुकूमत ये फैसला करती है कि हमें तो 2.5 साल समझ ही नहीं आई, हमें तो पता ही नहीं चला, हमें तो अब पता चला कि इतने बड़े मसाइल है। 2.5 साल अगर इनको इस मामले में समझने में लग गए हैं कि मसाइल हमारे क्या है, फिर आप देखें कि पाकिस्तान कहां पहुंच गया। ये सबसे बार कि हमारे पास सबसे बेस्ट टीम है, 100 आदमी हमारे पास ऐसा बैठा हुआ है, 200 थैंक यू वेरी मच, आई स्टैंड करेक्टेड। मैं मुख्तलिफ जगह पर उनको मैं बिठाऊंगा, पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे। आप पंजाब के अंदर गवर्नेंस देख लें, आप बाकी मुल्क के अंदर गवर्नेंस देख लें, आप डेमोक्रेसी का हालात देख लें, आप महंगाई का हालात देख लें। आज पाकिस्तान का मसला क्या है? वाडा साहब यहाँ बैठे हुए हैं। पाकिस्तान हमें गाली देने से मामला ठीक नहीं होंगे, ये गाली दे सकते हैं, हमें चोर डाकू कहने से ये मामला ठीक नहीं होगा, हम सबको जेल भेज दें। बिल्कुल, क्या ये मुल्क के मसाइल का हल है? ये जो अवामी इशूज की आप बात कर रहे हैं ना, मैं जरा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद फिर इस पे मजीद बात करते हैं। वाडा साहब से इस पे पूछूंगी, ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़। वाडा साहब, आप कहते हैं पीडीएम का इत्तेहाद मुर्दा हो जाएगा तो फिर छोड़ें, आप कहते हैं इनकी कहानी खत्म हो जाएगी तो छोड़ें इन्हें, फिर अवामी इशूज के ऊपर आप तवज्जो देना। मैंने अपने इंटरव्यू में वजीर आजम से सवाल किया था कि महंगाई से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, उन्होंने कहा फिर हम क्या करें? बिलावल भुट्टो कहते हैं मसले का हल इनके पास नहीं है, हल ये है कि आएं और रिजाइन करें। सर, ये जवाब देना चाहिए था पीएम को। देखिए बारह साहब, मुझे तो नहीं पता किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने क्या बात की, महंगाई पे बहुत सारी चीजें स्पिन हो जाती हैं, मैं नहीं स्ट्रेट बात की थी मैंने। देखिए, अगर जावेद अब्बासी साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि हमें 2.5 साल में नहीं पता था, तो मैं जावेद अब्बासी साहब को उन्हीं के व्हाट्सएप पे और आपके व्हाट्सएप पे अगले शो का टाइम रख ले, वो बताऊंगा बातें नवाज शरीफ के मुंह की, जिसमें वो कह रहे 5 साल गुजर गए, हमें पता नहीं चला, हम मसले ठीक कर सकते नहीं कर सकते, क्या होंगे ठीक नहीं होंगे 5 साल के बाद और 3 बारियों के बाद। तो रेलेवेंट नहीं रहे। मैं कहता हूं जी, इमरान खान साहब और उनकी गवर्नमेंट और इमरान खान साहब बहुत बुरे आदमी है, नाअहल है, हाँ मैं आगे वोट ना देना। आप ये बता दें आप इस्तीफे कब दे रहे, अपनी बात से ना पिछड़ना, हम तो है ही यू टर्न झूठे, आपने इस्तीफा देना है। अब इस्तीफे में मौसम की खराबी, सीएसी का मौकफ, सेनेट के इलेक्शन अलग, सेनेटर बाद में देगा, नून लीग बाद में देगी, मौलाना फलाना करेगा, प्लीज। हमारे सेनेट के इस्तीफों से ये मसाइल अगर हल हो सकते हैं वाडा साहब, ये हल हो जाएंगे। हमारे सेनेट के इस्तीफों से कीमतें नीचे आ जाएंगी, आपकी गवर्नेंस के इशू ठीक हो जाएंगे। अच्छा, तो मुझे आप बताएं, ये अब्बासी साहब तब आपकी कब कहाँ थे आप जब आपका लीडर मुल्क से जब भागा, इनकलाबी बना, अदारों को गालियां दी। वाडा साहब देखिए, मेरा सवाल सुने। वाडा साहब देखिए, आप खुद उस सवाल से देखें पीछे हट रहे हैं। आप कहते हैं ये इस्तीफों से हटते हैं, लेकिन आपसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप सवाल से पीछे हटेंगे। सर, 3 हफ्ते से महंगाई कुछ कम हो रही थी और अब वो फिर बढ़ गई है। आप देखें कि आटे का जो थैला है ना, उस पर 5 रुपए बढ़े, टमाटर के ऊपर 8 रुपए बढ़े, अंडे 6 रुपए फी दर्जन महंगे हो गए। सर, आपने अभी पेट्रोल में 3 रुपए बढ़ा दिए। IMF की डिक्टेशन पे आपने 25% यानी 3 रुपए फी यूनिट बिजली बढ़ाने का फैसला किया है। सर, कौन पिस रहा है इसके अंदर? मुझे आप 65 साल के गंद के ऊपर 2.25 साल में कहती है मैं जवाब दूं? आपने वादे किए थे। 65 साल दे, मुझे 35 साल दे, मुझे 15 साल दे। अगर हम उतने सालों में ना करें तो चौक पे फांसी में डालना। लेकिन आप ये सवाल करें कि हाँ जी अब्बासी साहब, आपके नून लीग के एतबार में ये मुल्क की तबाही हुई थी,
पीपल्स पार्टी के दौर में इतनी तबाही हुई थी, इस तबाही इनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया और इतनी अच्छाई की कंपैरिजन तो आप करें। आपको लोग लेकर आ गए, आपने कहा था ओवरनाइट तब्दीली लेकर आएंगे, 35 साल बाद रिजेक्ट किया है। बहन मेरी 35 साल और 2.25 साल में 10% भी नहीं होता। मुझे 35 साल की जगह 15 साल, 5 साल, 7 साल, 4 साल तो दे दे, मुझे 10% तो दे उतना। मैं कहती हूँ आपको पूरे 5 साल मिलने चाहिए। मुझे कहती मैं जवाब दे दूं सर, लेकिन जो देखें 2.5 साल में जो प्रोग्रेस है वो तो सामने हो। आपको याद है आपका एक स्टेटमेंट, आपने 2018 में कहा था नौकरियों की यहाँ लाइन लग जाएगी सर, ये और लोग कम पड़ जाएंगे सर। यहाँ पे हालत ये है कि स्टील मिल हो, PIA हो, रेडियो पाकिस्तान हो, PTDC हो, आपने वहां से सरकारी मुलाजमीन को निकाल के बाहर फेंक दिया। आजम स्वाति साहब कह रहे हैं कि रेलवे के यही हालात रहे, ये भी बंद हो जाएगी। क्या होगा, कैसे उन लोगों के खानदान चलेंगे, उनके बारे में सोचें। मेरे बयान में आपको कहा तजाद मिला है, कहा गलत हूं? ये देखे ना, सारे बेरोजगारों को एक कंटेनर के ऊपर चढ़ा दिया ना, नौकरी दे दी ना, काम से लगाया मैं सारा दिन इस्तीफा खेलते हैं, सारा दिन जलसे धरना खेलते हैं, कभी कहते हैं GHQ जाइए, कभी कहते हैं यहाँ जाए, कभी बात कर रहे थे नौकरियों पे लगाया है, इनको सारों को नौकरियों पे लगाया है, तब हम सीधा काम कर सकते हैं। आज समझ आ गई है जी। आम आदमी नहीं है, ये खास आदमी है आपके हिसाब से, इनकी 4 टांगे हैं। सर आपने वैसे बड़ा जबरदस्त यू टर्न लिया है, वैसे आपकी ये तारीफ करनी बनती है, इस पे मैं जरूर करूंगी तारीफ आपकी, कि आपने कहा मैं इनके लिए कह रहा था। मैं तो अपनी जगह दूसरी तरफ, मैं तो उस जगह से हटा नहीं हूँ, लेकिन मेरी बहन मुझे कम से कम 35 साल की जगह उसका 10-15% तो टाइम देगी ना मुझे। सब 35 साल का हिसाब 2.25 साल में नहीं दे सकती। ठीक है, अब इस पे गबोल साहब कुछ आपको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। जी गबोल साहब, वैसे ही आज प्रोग्राम में सुस्त बात कर रहे हैं जी। सुस्त नहीं कर रहा हूँ, हालात को देखते हुए कर रहा हूँ। अच्छा। और गबूल साहब हालात बता दें, मेहरबानी करें। हालात ऐसे हैं कि सुस्त हो गए, करूँ जिससे उसको दचका लगे। अभी बड़े हो गए, हम उम्र में बड़े हो गए, अभी समझदार हो गए। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि देखे पारस, एक तो फैसल को क्यों आप टारगेट कर रही हैं? आपने तो इनके वजीर आजम से आपने जो इंटरव्यू आपने लिया, मैं नहीं समझता कि किसी एंकर ने ऐसा इंटरव्यू लिया होगा जिसमें एक वजीर आजम ने खुद कहा कि लोग खुदकुशी कर रहे हैं तो मैं क्या करूं। यानी अगर प्राइम मिनिस्टर कहता है खुदकुशी करने दो तो फिर मतलब बात ही खत्म हो गई ना। तो मैं समझता हूं आपको तो मेडल मिलना चाहिए कि आपने उनसे वो बातें निकलवाई जो हम कह रहे हैं। और जिस तरह आप सवाल कर रहे हैं फैसल वाडा से, जो कि ज़ाहिर फेडरल मिनिस्टर है, वो फैसल वाडा नहीं है, वो PTI का मिनिस्टर है, तो वो आप उनको आईना वो दिखा रहे हैं जो उन्होंने वादे किए थे। यानी आपने कहा था कि 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर, वो सब छोड़ दे। 5 साल बाद नौकरी अभी तक 2.5 साल में नहीं मिला है। हमने पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने पूरे तीनों टेन्योरों को अगर हम मिलाएं 5 साल बाद, यार मुझे याद है फैसल की एक इंटरव्यू जो उन्होंने दी थी अपना हामिद मीर को, जिससे उन्होंने कहा था 1 हफ्ता समंदर से तेल निकल रहा है, 1 हफ्ते के बाद लाखों नौकरियां मिलेंगी। उस समंदर से जब तेल निकलेगा तो कुछ मिलेगा ना भाई। तो अब उस तेल के इंतजार में हम सब बैठे हुए हैं कि वो जब तेल निकलेगा तो कुछ मिलेगा, इसलिए हम उस तेल के इंतजार में, अभी PTI तो बैठी है, हम इंतजार नहीं कर सकते कि जब तेल निकलेगा कोई फायदा मिलेगा तो आवाम को रोजगार भी मिलेगी, महंगाई भी कम होगी। कराची में मैं भी रहता हूं, फैसल भी रहता है, सामने मेरे से 3 किलोमीटर दूर फैसल का घर है। हमारे अपने घर में गैस नहीं है, फेडरल मिनिस्टर है ना, पूछो उनके घर में गैस आ रहा है नहीं आ रहा है। तो PTI को 14 MNA के सीट कराची में मिले। कराची के सेंसस को के ऊपर फैसल ने बात की है नहीं की? मैं फैसल से ये पूछूं, आप कराची के MNA हैं, आपने पूछा कि 25% आबादी पॉपुलेशन को काटा गया सिंध का और सेंसस में दिखाया गया, जबकि 2.5 करोड़ गबोल साहब, 1 सेकंड, थोड़ा सा टाइम रह गया प्रोग्राम का, 2 करोड़ यहीं पे सवाल, ये इश्यूज है आवाम के। सर 1 सेकंड बात करें, आप MQM को बड़ी करीब से जानते हैं, और MQM ने इस दफा जो हुकूमत के सामने इनको धमकियां दी हैं, इंदिया दिया है हुकूमत से निकलने का, सर वो आपके ख्याल में उनका जो मुतालबा है वो जायज है? आप उनकी सियासत को खूब समझते हैं ना, बेहतर बता सकते हैं, या किसी के इशारे पे कर रहे हैं? वो सबसे बड़ी मुनाफिकत वाली बात वो कर रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम जो है तहरीक चलाएंगे, सेंसस के हवाले से उन्होंने जो बात की है, ओ भाई तहरीक क्या चलाना? सबसे पहले तो आप काबीना से तो बाहर निकले, आप खुद बैठे काबीना में, आप कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, आप मिनिस्ट्री भी एंजॉय करेंगे और आप तहरीक भी चलाएंगे। ये मुनाफिकत है जो MQM कर रही है। वो छोड़ने की हिम्मत करेंगे? हम तो पहले मुस्तफा कमाल कह रहे हैं इतने खतरनाक केसेस हैं जहां पे छोड़ेंगे हुकूमत को, दूसरे दिन जेल में बैठे होंगे। पाकिस्तान वो उनको हिम्मत ही नहीं है।
मैं वही कह रहा हूँ ना, जब वो छोड़ नहीं सकते तो फिर बातें भी ना छोड़े ना। मैं सर जरा इसी पे लास्ट कमेंट दोनों का गेस्ट का भी ले लूं। एमक्यूएम चाहे तो आज पीटीआई की गवर्नमेंट गिर जाए। 4 एमएनए उनके पास है। जावेद अब्बासी साहब, आपने सुनी कबोल साहब की बात, फिर क्यों ये जल से जुलूस, एहतजाज, रैलियां, इसमें एनर्जी अपनी जाया कर रहे हैं? सर आप इन हाउस तब्दीली पे ही मेहनत कर लेते। वो देखें, कह रहे हैं कि अगर आप एमक्यूएम से राब्ता कर लें और अगर वो मान जाएं आपका तो फिर काम हो गया बस। देखें, जमहूरियत के अंदर हुकूमत या अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो है वो एक वर्किंग रिलेशन भी होते हैं और दोस्तों दोनों अपना अपना काम करते हैं। सारी दुनिया में अपोजिशन का काम है कि वो इशू रेज करती है, ऐसे ही है। वो बात करती है, वो क्रिटिसाइज करती है, वो सवाल करती है, और वो हुकूमत के लिए और जो लोग हुक्मरान होते हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि उनको टो पे भी रखती है, उनको रखती है और उनको ये भी बताती है कि कहाँ आप खामियां करें और आप चीज़ों को ठीक करें। ये काम है जिसके बगैर दुनिया में जमहूरियत चल नहीं सकती। इसीलिए कहा गया है कि ये गाड़ी के 2 पहिए और दोनों ने बैठ कर इस मुल्क के इंस्टीट्यूशन को और मुल्क के अदारों को आगे लेके जाना है। यहाँ बदकिस्मती ये हो रही है कि फैसल वाडा साहब और उनकी जमात अपोजिशन को दुश्मन समझते हैं। वो समझते हैं कि एनआरओ मांगते हैं ना आप। मैं एनआरओ देखें, आप एक मजाक पे फिर आप आ गई। मैं सीरियस, मैं मजाक है। वज़ीर आज़म सुबह शाम मजाक करते हैं। मजाक करते हैं वो क्यों कहते हैं? वज़ीर आज़म साहब उनके लोग क्यों कहते हैं कि वो असल इशू से लोगों की तवज्जो उठाते हैं? वज़ीर आज़म साहब ने अब हर मीटिंग के ऊपर एक ऐसी तवज्जो उठाने के लिए एक ऐसी बात कर देते हैं कि वो कहते हैं कि लोग असल इशू पे बात ना कर सके, लोग महंगाई की ना बात कर सकें, लोग बेरोजगारी की बात ना कर सकें, लोग गवर्नेंस की बात ना कर सकें, लोग हमें ये सवाल ना पूछे कि इस मुल्क के लोग 22 करोड़ लोगों की जिंदगी किस तरह गुजर रही है। मैं कहता हूँ कि फैसल साहब को कहें कि सब लोगों को जेल में डाल दें, सारी अपोजिशन को जेल में डाल दें। हम सारे बहुत गलत हैं, आप पैगम्बरों की औलाद हैं, आप वलियों की औलाद हैं, हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेहरबानी करके इस मुल्क के लोगों ने आपके साथ क्या ज्यादती की थी? ये कह रहे थे कि हमारे पास प्लान है, हमारे पास टीम है, हम इस मुल्क की इकानमी ठीक है। मैं कहता हूं कि जहां मुस्लिम लीग के वक्त जहां कीमतें थी वो बुरी हुकूमत थी, जहां डॉलर था, जहां उस वक्त कीमतें थी, मेहरबानी करके वो वापस दे। 2.5 साल में डिमांड ना करें। नहीं, आपने भी 2.5 साल में 2.5 साल और पीपल्स पार्टी ने भी पूरे किए। देखिए, हम कहते हैं अगर 2.5 साल में ये कीमतें वहां ही रखते, कीमतें ना बढ़ाते, फिर हम इनकी बात मानते हैं। आज जो आप यहाँ बैठ के क्रेडिट लेते हैं ना, 5 साल की कारकर्दगी है आपकी, ये बात ठीक है कि 2.5 साल में हम उनसे सवाल कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि हम कहते हैं, ये इन्होंने खुद कहा, इन्होंने कहा कि 2.5 साल बाद तो हमें पता चला कि मुल्क मसाइल कब है, तजुर्बा नहीं था। अब मेहरबानी करके इनको अगले कितने साल में तजुर्बा होगा? सच्चे आदमी की निशानी नहीं है कि एडमिट कर लिया। नहीं एडमिट, देखिए उस वक्त ये कह रहे थे अगर यही मामला इन्होंने इस मुल्क के लोगों के साथ रखना है, मेहरबानी करके आपने गाली बहुत दे दी, हमें बुरा बुला बैठ किया, हमें इल्जाम बहुत दे दिए। मेहरबानी करके इस मुल्क के जो मसाइल हैं, जो लोग जिस तकलीफ में, मेहरबानी करके इनको। वाडा साहब, एक तो इस पे कमेंट और दूसरा एमक्यूएम का जरूर बता दें कि आप इनके इत्तेहाद को तो मुर्दा कह रहे हैं, कहीं ये ना हो कि जो हुकूमत का इत्तेहाद है वो उसमें से कहीं आहिस्ता आहिस्ता जान निकल रही है। एमक्यूएम की जो डिमांड है वो ठीक है, संजीदा है आप इस पे? साहब, बाकी चीजों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब्बासी साहब की जो एक ख्वाहिश है कि हम सबको जेलों में डाल दें, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आहिस्ता आहिस्ता सारे जेल में जाएंगे। ये आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने कहा एमक्यूएम का, उनका राइटफुल जायज डिमांड है, लेकिन कभी कभार मौसम के टाइमिंग्स को चेक करना चाहिए। अभी बूंदाबांदी हो रही है, छतरी की जरूरत नहीं, कोई तेज बारिश नहीं होनी, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। मिडिल रास्ता निकालना चाहिए। कराची में मैं भी हूँ, नबील साहब भी है और एमक्यूएम भी है। जो बात वो करें वो ठीक है, उससे कोई इनराफ नहीं है। अब उसका वे आउट क्या निकलता है, मीडियम टेयर कैसे निकलती है, कुछ का बात थी जो मुझे याद है लास्ट मीटिंग के अंदर, जिसमें फारूक नसीम साहब थे, और मैं एग्री करता हूँ जो वैसे टेक्निकली जो उनकी डिमांड है, और वो हमारे द्वार में नहीं, वो पिछली गवर्नमेंट के द्वार में, बट दे आर राइट। एक मकबूल से खालिद मकबूल सिद्दीकी एक बात और कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सिर्फ कराची से एमक्यूएम पाकिस्तान ही नहीं जीती है, बल्कि यहाँ से कुछ और लोगों को भी किसी न किसी तरीके से जितवाया गया है। वाडा साहब, वो क्या बात कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? क्या वही ब्लेम दे रहे हैं पीटीआई को जो 2018 में ये ऑपोजिशन दे रही है कि शफाफ इलेक्शन नहीं हुए थे? ये हमारी सियासत की खूबसूरती है पाकिस्तान की, कि अब जैसे सेनेट का इलेक्शन आ रहा है तो एक माहौल, एक मौसम, अबरारूद, कभी गर्द चमक के साथ सर्दी, गर्मी, ये सब चलता रहेगा, सब की है, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, नॉट टू वरी। ओके, ठीक है। फैसल वाडा साहब, जावेद अब्बासी साहब और नबील कबोल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम पे शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।